बुद्ध ने बोला भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान बना दिया उन्होंने। अंबेडकर ने बोला भक्ति नहीं, भक्ति नहीं, भक्ति की कोशिश करो। क्रिटिसाइज अंबेडकर एज वेल, तब तो अम्बेडकरिज्म आगे बढ़ेगा ना, अदरवाइज तो आप एक धर्म बना दो। कराने की जरूरत है, अभी मैं कराऊंगा, लेकिन तो अब मैं ये सब में कट कराऊंगा एक एक, बट ऐसा कट कराऊंगा कि वो दिखे कि क्या कट कराएगा। तो एक लाइन जैसे हम कॉपी में काटते हैं ना सीधा करके, तो वो क्योंकि वो मैंने, और मैं इस बात को, मैं इसको रुद्राय को बुद्धाय नहीं करना चाहता। सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये लगती है कि अपना फेमिनिज्म बहुत ब्रूटल है। मतलब ये शायद कंट्रोवर्शियल हो जाए, कुछ हो जाए, बट हमें बाबा साहेब को ह्यूमनाइज करने की जरूरत है। हमने उनको डेमीगॉड बना दिया है। जो सेम चीज जो बुद्ध के साथ हुई थी, वही चीज अम्बेडकर के साथ भी हो रही है। कैमरे के सामने हम बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत प्रोग्रेसिव बनने की कोशिश करते हैं। कैमरा जब बंद हो जाता है तो हमारे खुद के बॉयज लॉकर रूम है, हम खुद ही उस तरह, आप खुद देखिए कि हमारी सारी गालियां जो हैं वो औरतों से ही शुरू होती हैं। बाबा साहेब से ये चीज सीखो कि वो जहाँ पे थे वो उसका बेस्ट वर्जन निकल के आता। उन्होंने कितना क्रिटिसाइज किया अपने खुद के समाज को। आदमियों को फेमिनिज्म के बारे में बात करना चाहिए, स्पेशली ऑफ द कैमरा, क्योंकि वो जब कैमरा बंद हो जाता है तो जो आदमी है वो बहुत बदलता है। और किस तरीके से आप अपने घर में अपने घर की औरतों के साथ बिहेव करते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कास्ट एक अभिशाप है तो जेंडर भी एक अभिशाप है। और मर्द होना यहाँ पे मतलब सबका, मतलब वही अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे, ईगो, आदमी वाली जो ईगो है, उसको गिव अप करने की जरूरत है। वो क्रिटिसाइज ऑल ऑफ हिज बुक्स, शायद मेरे को एक्सेप्ट करना बंद कर दे, बट 70 साल बीत चुके हैं कुछ किताबों को लिखे हुए आपके पास, और वो खुद भी बदलते हैं। वो खुद कितनी बार बदले, यूज कराने शुरू किए, ओम रुद्राय नमः, शिव की आंख, अर्धनारीश्वर और ये सारी चीजें। शायद इस वजह से मैं ज्यादा एक्सेप्टेबल, मुझे लग रहा था कि मैं ज्यादा एक्सेप्टेबल भी होऊंगा, और ये सारी चीजें। सेल्फ क्रिटिकल नहीं हो पा रहे हैं जिस तरीके से हमें होना चाहिए, हम सेल्फ रिफ्लेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं जिस तरीके से हमें होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमने एक इको चैम्बर बना लिया है जहाँ पे हम अपने ही बातें करते रहते हैं, उन्हीं बातों को दोहराते रहते हैं। सो वही जो मैं बोल रहा हूँ कि वो पोस्ट अम्बेडकराइट एरा कब आए। हमारी औरतें जो है वो क्वेश्चन करती हैं पेट्रियार्की, मोर टू बी डिस्कस्ड by the men of the community, especially without the camera। वो हम नहीं बने हैं वो बुद्धिस्ट, जिस तरीके की बात कर रहे हैं, जिस करुणा की आप बात कर रहे हो वो आपके अंदर नहीं है। बिल्कुल, आप वो दूसरे जीव में जो करुणा ढूंढने की बात कर रहे हो, आप दूसरे जेंडर में नहीं ढूंढ पा रहे हो, जीव में कहाँ ढूंढोगे। जय भीम, मैं हूँ हितेश। आप देख रहे हैं दी आउटकास्ट इंडिया पर दी दलित टॉक का एक और एपिसोड। आज हमारे साथ में मौजूद हैं सिद्धेश गौतम सर @बेकरी प्रसाद। तो सर, पहले मैं चाहूँगा आप अपना परिचय खुद दें। जय भीम, जय सावित्री जोहार। मेरा नाम सिद्धेश है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और मेरी पैदाइश वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में नगीना नाम की एक कस्बे में हुई थी, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में। वहाँ फिर मैंने अपनी स्कूली पढ़ाई जो है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ अलग अलग शहरों में और कस्बों में की। उसके बाद मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन NIFT मुंबई से किया, और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन NID अहमदाबाद से किया। अभी मैं एक फुल टाइम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की तरह काम करता हूँ, और हाँ, बेसिकली यही है, थोड़ा ड्रीमर, थिंकर और उस तरीके का मेरा वो है, थोड़ा सेलिब्रेट करना दलित कल्चर को और कम्युनिटी को, वो मेरा मेन इंटेंशन रहता है। वो किसी भी चीज के थ्रू हो सकता है। आपका शुरू से ये था कि मेरे को आर्टिस्ट बनना है, इलस्ट्रेशन करनी है आगे जाके? शुरू से मेरे को कभी ट्रेन चलाने का मन किया है, मेरा बहुत समय तक मेरा ये मन था कि मैं ट्रेन चलाऊं, क्योंकि मेरे नाना ट्रेन चलाते थे और मुझे लगता था कि ये भारी भरकम चीज को चलाना, मतलब पायलट भी बनने का मेरा एक टाइम पे वो रहा है। बट वही है कि वो, इसलिए मैंने ड्रीमर की तरह बोला। मैंने बहुत सारी चीजें करने की सोची, करने का ड्रीम किया, मुझे लगता था कि कुछ भी पॉसिबल है, फ्रॉम IAS टू ट्रेन ड्राइवर। मैंने सारी चीजें करने का अलग अलग टाइम पे अलग अलग फैसिनेशन के हिसाब से हुआ। आर्ट एक ऐसी चीज थी जो मैं हमेशा से करता रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा शायद लोनली सॉर्ट ऑफ किड था। अभी भी मैं ज्यादा बातचीत नहीं करता हूँ, ज्यादा लोगों से नहीं मिलता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा रिजर्व रहने की, शायद वो मेरा कैरेक्टर है। तो वो उस चक्कर में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं होते थे। ऊपर से मेरे पापा की ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से भी
नए नए स्कूल, 2 साल में स्कूल चेंज करना, तो क्या ही दोस्त बनते हैं। तो उस टाइम पे आर्ट मेरे लिए एक एक्सप्रेस करने का जरिया था। तो मैं अपनी ऐसे डायरीज मेंटेन करता था जिसमें मैं चीजें चिपकाता रहता था या कुछ। और उत्तराखंड में जब आप बड़े होते हो तो आपको बहुत सारा फ्लोरा फौना, मतलब आपको बहुत इंटरेस्टिंग, आपका थोड़ा शहर से दूर वाला जो वो है हिसाब रहता है, तो उसमें आपको काफी चीजें इंस्पायर करती हैं। तो मैं पोएट्री भी लिखता था, ये सारी चीजें तो एक्सप्रेस करने का मेरा वो था। आई वांटेड टू एक्सप्रेस, बट मुझे नहीं पता था कि किसको एक्सप्रेस करना है। इलस्ट्रेशन या अभी जो करंट मेरी प्रैक्टिस है, मुझे ऐसा लगता है कि वो वही स्केच बुक सब मैं शो पब्लिकली शोकेस कर देता हूँ, अदरवाइज और कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब तब भी हम्म। जो मेरा मन करता था वो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता था, कोलाज बनाने की कोशिश करता था। अभी भी अगर मेरा जिस तरीके से मन करता है मैं वैसे ही करने की कोशिश भी करता आप हूँ। फर्स्ट जनरेशन अम्बेडकराइट हैं या आपके परिवार में मैं मेरे पहले से? परिवार में अम्बेडकराइट्स हैं, क्योंकि हम लोग उस जिले से आते हैं जहाँ से मायावती ने अपना पहला हम्म। अपनी पूरी राजनीति शुरू की थी। हम्म। सो काशीराम जी का जो मूवमेंट है वो स्ट्राइक हो चुका था जो मेरे यंग मतलब पेरेंट्स थे उनके टाइम पे, स्पेशली मेरे फादर वाली साइड पे। एंड वो भी अपने कॉलेज के टाइम पे वो दलित पैंथर भी थे, जबकि दलित पैंथर कम होते थे हम्म। नदर्न इंडिया में। सो वो मतलब उनका रहा है। तो मैं एक अम्बेडकराइट फैमिली में ही पैदा हुआ हूँ। मैं एक हम्म। ऐसी फैमिली में, अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट फैमिली में ही पैदा हुआ हूँ जहाँ पे मतलब मेरी पहली इमेजरी घर की वो है जिसमें टाइल में एक तरफ बाबा साहेब और एक तरफ बुद्धा की हम्म। मतलब टाइल लगती है जो घर के ऊपर टॉप में। हम्म। सो आपकी आइडेंटिटी वही होती है। तो बचपन से मैं उस आइडेंटिटी को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। तो हाँ। तो इस एक तरीके का इसको हम एक विशेषाधिकार कह सकते हैं, क्योंकि पहले भी अम्बेडकराइट्स आपके घर में थे, तो उससे आपको और एक तरीके से आगे बढ़ने का वो मिला, खासकर इस पर्सपेक्टिव को लेकर कि मैं अपने समाज के लिए भी कर सकता हूँ और अपने लिए तो मैं कर ही रहा बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमारे घर में हमेशा से ही मतलब कम्युनिटी के लिए कुछ करने हूँ। की वो भावना रही, क्योंकि घर प्रोग्रेस ही उस वजह से हुआ है क्योंकि कम्युनिटी ने कुछ बच्चों को पढ़ाया। फ्रॉम हम्म। माय ग्रैंडफादर टू माय फादर, इट वाज बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी दे वर एबल टू स्टडी। क्योंकि हम्म। वो जिन मोहल्लों में रहते थे, उन और जिन जगहों पे रहे हैं, उन जगहों पे वो माहौल नहीं था पढ़ने का। और कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी लगती है एक बच्चे को ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बनाने में। सो वो मेरे पिता के साथ भी वही रहा है, मेरे माँ के साथ भी वही रहा है, मेरे दादा के साथ भी वही रहा है। तो पूरी की पूरी कम्युनिटीज लगी हैं, पूरा पूरा गांव लगा है कि नहीं ये बच्चा ब्राइट है तो उसको पढ़ाओ, और अगर पैसे नहीं है तो तब भी पढ़ा रहे हैं किसी तरीके से, मामा से लेके या किसी से लेके। वो अभी भी है मेरे ऐसे कजिन्स हैं जो हम्म। बहुत अच्छे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, लेकिन उनकी पढ़ाई कभी नहीं रुकती है। चाहे हम्म। उनके लिए घर पे कुछ और ना हो, बट देयर वुड ऑलवेज बी पीपल टू सेंड मनी फॉर फीस, फॉर बुक्स, फॉर एजुकेशन। सो पैसे का भाव हो चाहे और पढ़ाने का हो, तो हम अपने कजिन्स को या अपने दूर के कजिन्स को भी बुला के कि अगर उनको कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करानी है या उस तरीके से एक्सेसिबिलिटी दिलानी है तो वो करते हैं। तो आई थिंक उसका मतलब कम्युनिटी से जुड़े रहने का ये अच्छा फायदा है कि आपके पास अगर कम्युनिटी में कुछ इंटरेस्टिंग बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको कम्युनिटी हेल्प करती है उस चीज़ में। हम्म। अच्छा, हमने देखा है कि हमारे जो बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में, उनको पहले पता ही नहीं होता कास्ट क्या होती है, फिर एकदम से उनके साथ में कुछ हो जाता है, जातिवाद या कुछ, है ना, छुआछूत जैसा कुछ। आप पहले से अम्बेडकराइट पर्सपेक्टिव की रही है आपकी फैमिली, तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में कास्ट का रोल कब से आया? नहीं, कब कास्ट कब का आपने फेस किया कहीं न हमेशा कहीं? से ही था। मतलब हुँ। मैं बचपन में ये सोचता था कि जब मतलब मेरे दादा की जो शुरुआत थी वो बहुत छोटे ओहदे के पोस्ट मैन की तरह थी जो चिट्ठियां बांटते थे, और फिर हुँ। वहां से जब वो रिटायर हुए तो वो पोस्ट मास्टर रिटायर हुए, जो कि बहुत बड़ी पोजीशन हुआ करती थी उस हुँ। समय पे। और पोस्ट मास्टर होने के बावजूद जब मैं सोचता था कि हमारा घर इस मोहल्ले में क्यों है, हुँ। सो मैं हमेशा से मेरे काफी मतलब फॉर सम रीजन मैं काफी मैंने दर्द भी दिया है अपने माँ बाप को, अपने दादा को, दादा दादी को, विद माई क्वेश्चंस कि हम अगर हम अच्छे हैं तो हम यहाँ क्यों रहते हैं। सेम विद माई फादर कि अगर आप भी ब्रांच मैनेजर हो और फलाना डमकाना अंकल भी ब्रांच मैनेजर है तो उनका स्टैंडर्ड हमसे अच्छा क्यों है।
सो हम्म वो मैं कभी समझ नहीं पाता था कि हमें वहां पे घर क्यों नहीं मिलते हैं, या फिर हमारे खाने की वजह से हमें घर क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि इतनी जगहों पे अलग अलग जगहों पे हम रहे हैं, तो हम हम्म जो खाते हैं, हम जिस कास्ट से आते हैं उसकी वजह से हमें घर नहीं मिल रहे हैं, या क्यों दूसरों का कॉस्ट ऑफ मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमसे अच्छा है, क्या हमारे पास एस्थेटिक्स नहीं है, क्या हम नहीं रह सकते हैं वैसे। बट आप हम्म फिर वही बात आती है कि आप, क्योंकि देर इज सम सॉर्ट ऑफ मिशनरी नेचर ऑफ द कम्युनिटी, तो वो पैसा जो सैलरी है वो सिर्फ बच्चों की पढ़ाई में और घर को चलाने के काम में नहीं आ रही है। हम्म आप हमारे गांव में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी एजुकेशन को भी इन्हीं पैसों से फंड किया जा रहा है। जो मेरे जो चाचा हैं, बुआएं हैं, उन सबको पढ़ाने के लिए भी इसी पैसे से फंड किया जा रहा है। हम्म सो मुझे कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक मतलब जो इंसान जो कमा रहा है वो बहुत लोगों के लिए कमा रहा है। सो फॉर सम रीजन आपको आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से पता चलता है कि, और टू बी ऑनेस्ट मुझे तो बहुत बचपन से ये चीज बताई गई थी कि आप कौन से कम्युनिटी से आते हैं जिसकी वजह से आपको अपने लैंग्वेज को बेटर करने की जरूरत है, या अपने वे ऑफ प्रेजेंटिंग योरसेल्फ को बेटर करने की जरूरत है, क्योंकि आप 10 बार जज होगे एक्स्ट्रा। सो हम्म जैसे बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमें अपने गांव की लैंग्वेज पे बहुत प्राउड है। हम्म मेरे माँ बाप ने कभी भी मेरे को अपने गांव की लैंग्वेज के पास भटकने नहीं दिया, क्योंकि वो कहते थे कि हमने सफर किया है इंटरव्यूज में, क्योंकि हम्म हमारा एक्सेंट या डिक्शन जो है वो अलग है, या उस तरीके से हम बात करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो कि वो इंटरव्यूज में ऐसे पीछे रह जाएं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज वैसी है। तो मैं जहां से आता हूँ वहां पे बहुत खड़ी बोली बोली जाती है, बहुत ही मतलब हम्म कठोर भाषा है वो, और मैं समझ तो पाता हूँ क्योंकि मैं छुट्टियों में अपने दादा दादी के साथ रहता था, बट फिर भी मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती है। बट मुझे ऐसा कभी फील नहीं होता है कि मैंने कुछ खो दिया है, हम्म क्योंकि मुझे वो चीज की प्राइड का कभी यूज समझ में नहीं आया। मुझे नहीं अच्छा लगता था अपने गांव में जाना, टू बी हम्म ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे, जब मैं अपने गांव में जा रहा हूँ तो मैं उस चमार व्यक्ति का बेटा हूँ। हम्म एटलीस्ट अपने अर्बन शहर में या फिर इन इन सब जगहों पे मैं अपनी अंग्रेजी से या अपने रहने के ढंग से कुछ उसके ऊपर यू नो रिएक्ट कर सकता हूँ, बट गांव में मैं वो रिएक्ट भी नहीं कर पाता हूँ। सो हम्म मुझे उस चीज से कोई भी लगाव नहीं है कि मेरे खेत है ही नहीं। मेरा हम्म चावल से बस ये लगाव है, एक रिवेंज का लगाव है कि मेरे जो एंसेस्टर्स थे वो, क्योंकि हम जिस एरिया से आते हैं वो बासमती एरिया है, हम्म वहाँ बासमती उगाया जाता है। और मुझे इस बात से बहुत खुंदस आती है जब आजकल लोग बोलते हैं, अरे वो छोटा वाला चावल खाया करो, असली स्वाद तो उसमें है, असली स्मेल तो उसमें है, उसमें फ्रेग्रेंस होती है, उसमें न्यूट्रिशन होता है। मैंने मेरे दादा दादी, उनके दादा, उनके माँ बाप, सब लोगों ने वो छोटा चावल खाया है। उगाते वो बासमती थे, क्योंकि वो हम्म अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उन खेतों में काम करते हैं, वो खेत उनके नहीं है। उन्होंने टूटा हुआ चावल खाया, चाहे मैं कम न्यूट्रिशियस चावल खाऊंगा, चाहे मैं उस चावल की वजह से 5 साल कम जीऊं, लेकिन मैं वो चावल खाऊंगा, बासमती लॉन्ग ग्रेन 1.5 इंच वाला। तो हम्म वो क्योंकि मेरे एंसेस्टर्स नहीं कर पाए थे, तो मैं वो चीज को पूरा करूंगा। तो कुछ चीजें मैं रिवेंज की तरीके से भी करता हूँ, वो रिवेंज कितना सही है कितना नहीं है मुझे नहीं पता, बट हम्म एटलीस्ट मुझे एट करंट टाइम मुझे वो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ, मतलब मैं भी, अब तुमने तो खा लिया ना, तुम्हारी पुश्तें खा रही हैं वो, अब तुम्हें रियलाइज हो रहा है। और हम्म तुम अभी भी बोल रहे हो कि मिलेट्स खा के और ये खा के ज्यादा जीते, भाई मेरे दादा दादी तो नहीं जी पाए ज्यादा, वो तो बाजरा जवार ही खाते थे। तो अब तुम जो बोल रहे हो सुपर फूड, वो तो सुपर फूड ही खाते थे। उस सुपर फूड से किन लोगों को फायदा हुआ? जो साथ में फ्रूट्स खा रहे थे, ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे। हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी के पास नहीं था ये सारी चीजें, इसलिए वो 50 साल में निपट गए। उनके लिए सुपर फूड नहीं था, क्योंकि सुपर फूड वो तब बनता है जब आपके बाकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी हो रही हो। आपके जो नाना, जो दादा, जो ठाकुर थे और जो एकड़ों की जो जमीन लेके बैठे थे, वो साथ में कितने सप्लीमेंट्स खा रहे थे उस राइट सुपर फूड के। राइट आप उसकी बात नहीं करते हो, तो वो मुझे ये सब मिथ्या लगता है कि अब मिलेट्स को वो कर रहे हैं, रागी को वो कर रहे हैं, अंडे को नहीं कर रहे हैं, हम्म राइट जो आपके प्रोटीन को पूरा कर सकता है। इतने देश में बच्चे हैं जो क्वाशियोरकर से मर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन कितना ज्यादा होता है इस देश में, मतलब बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज से बुरी हालत है हमारे देश की। बट हम तब भी वो 7 रुपए का 8 रुपए का अंडा नहीं निकाल के लेके आ पा रहे हैं, क्योंकि उससे हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। हमारे पास कमी नहीं है पोल्ट्री की, हमारे पास कमी नहीं है अंडे की, बट हम वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स, और कौन से रिलीजन के सेंटिमेंट्स? यही रिलीजन था जो पहले बलियां देता था। हम्म आप सडनली कैसे बदल गए हो? ना आपकी पुरानी चीजों में तो, आपके वेदों में तो लिखा हुआ है बलि कैसे देनी है।
जो तो खाया आप है वो उसको पहले से आज डिसाइड कैसे कर। प्यूरिफाइड चीज बोल रहे हो कि वो आज प्यूरिफाइड हो गई है? तो आपका तो प्रीस्ट लेके जाता था सर, हम्म। वो बनाता था भेजा। तो आप हमसे क्यों अब ये कहाँ से नहीं? तो आप ये हिंदुइज्म को फॉलो नहीं कर रहे हो ना, ये तो आप अपने हम्म। एजेंडा को फॉलो कर रहे हो। जब मतलब मंदिर का पुजारी बनने की बात आएगी तो आपसे कहा जाएगा कि आप शूद्र और दलित हो, लेकिन जब आप उनके सामने कहोगे कि मैं मांस खाता हूँ तो वो आपसे मना करेंगे। हाँ एक तरफ वो अलग भी कर रहा है और जोड़ हाँ भी रहा हाँ। अरे तो जाना ही नहीं है तुम्हारे मंदिर, मैंने जाके है। करूं भी क्या? मतलब सही मेरे बात। को नहीं मिलती शांति। शांति तो तुम्हें उस भगवान से मिलेगी ना जो भगवान तुम्हें इंसान तो मानेगा। ये तो तुम तो उसके पैर से भी नहीं निकले हो। हम्म। तुम तो उसके कहीं से भी नहीं निकले हो, ना तुम उसकी भुजा से निकले हो, ना तुम उसके सर से निकले हो, ना धड़ से निकले हो, ना पैर से निकले हो। तुम तो कहीं से, तो जब तुम उससे रिलेटेड ही नहीं हो, तुम्हारे भगवान ने ही बोल दिया कि तुम मेरे पार्ट नहीं हो, हम्म। तो फिर मैं कैसे उसको अपना सही खुदा बात। मानूं, कैसे उसको अपना भगवान मानूं? राइट। तो सर मैं अब आपकी पर्सनल लाइफ के बाद अब थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा आपकी एजुकेशन के बारे में। हम्म। मतलब कैसे कैसे स्टार्टिंग हुई है ना, फिर कैसे कैसे आप आगे बढ़े और मतलब आज अपने आप में आप बहुजन दलित समाज में एक अच्छी आवाज है। मेरी एजुकेशन तो मतलब डर से शुरू हुई थी। एक डर हम्म। ये था कि मेरे माँ बाप को जो था कि वो था कास्टिज्म का, कि बच्चों को बहुत बचपन से कास्ट का वो नहीं होना चाहिए, ट्रॉमा। हम्म। और ऑल्दो वो हो ही गया फिर भी, तो उस चक्कर में उन्होंने हमें हमेशा मिशनरी स्कूल्स में पढ़ाया। हम्म। तो कि ये सिस्टर्स और फादर्स के उसमें रहेंगे तो थोड़ा बेटर रहेंगे, और उससे मेरे को ये फायदा हुआ कि एक तो मुझे बहुत सारे क्रिसमस कैरल्स और ये सब सीखने को मिले, एक नया कल्चर सीखने को मिला, एक नया माइथोलॉजी, नई स्टोरी सीखने को मिली, एक अलग वे ऑफ लाइफ सीखने को मिला। उसके बाद क्योंकि ऑल्दो लोग बोलते हैं कि भाई आपको कन्वर्ट कराते हैं इन स्कूलों में, मुझे तो किसी ने कन्वर्ट नहीं कराया। मुझे तो बस नई नई चीजें पता चली कि हाँ, मैंने म्यूजिक वहां पे पहली बार सीखा, कीबोर्ड कैसे बजाते हैं, थिएटर वहां पे सीखा, ड्रामा करना सीखा, डिबेट्स करना सीखा, पब्लिक स्पीकिंग सीखी। सो मुझे, मेरे लिए तो मेरा स्कूल उस तरीके से थोड़ा सा बचाव देता रहा। ज्यादा कोई सुबह मतलब आपको ये वंदना करनी है, वो सारी चीजें नहीं थी। और फॉर सम रीजन मेरे को होली फादर इन हेवन, हैलोड बी दाई नेम, योर किंगडम कम, योर विल बी डन से कोई ऐसी दिक्कत मुझे नहीं ऐसी महसूस हुई। बट कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप ने मुझे या मेरे भाई को और हमारे सारे कजिन्स को ही, हमारे सारे अंकल और आंट्स ने भी इन सब चीजों से बचने के लिए ही कोशिश की कि इन सब चीजों से बच के रहो, कास्ट के इशू से और इन सब चीजों से, अपनी पढ़ाई पे और अपने स्कूल के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि उसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हम्म। तुम्हारी दुकान नहीं खुलवा सकते हम। तो मेरे पापा सीधे ही बोलते थे कि हम तुम्हारी दुकान नहीं खुलवा सकते अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम दुकान खुला दें तुम्हारी। तो कि तुम्हें फिर खुद से करना पड़े, तो तुम्हारे लिए स्टडी के अलावा, स्कूल के अलावा और कोई हम्म। गो टू है नहीं। तो तुम्हें, और बचपन से तुम्हें वो एक भीम की कहानी सुनाते हैं, जो भीमराव अंबेडकर आगे जाके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बन जाते हैं, कि हम्म। किस तरीके से वो स्कूल के बाहर रहता था, फिर वो अमेरिका जाके पढ़ता है। सो ये भी कुछ बहुत ही प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स थे घर पे, जो दादी सुनाती थी या पापा बताते थे, अलग अलग कहानियां। बुद्ध की कहानी बताते थे बहुत इंटरेस्टिंगली, वो अंगुली माल और हाथी वाली जो कहानी थी वो कई बार बताई गई है बचपन में। सो हम्म। वो करुणा का भाव होना और इस तरीके से, ऑल्दो मुझे आज के टाइम पे बहुत सारे जो बुद्धिस्ट हैं स्पेशली इंडिया में, उनके अंदर वो करुणा का भाव दिखता नहीं है जो होना चाहिए। बट समहाउ आपको बचपन से उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया गया था आपको किस तरफ आगे आपको दिशा आपको लेनी है, विदाउट डिक्टेटिंग अस कि तुम्हें यही करना है। हमें कभी ये नहीं बताया गया कि तुम जो है एक अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट फैमिली में पैदा हुए। मैं एक टाइम पे मैंने शाखा भी ज्वाइन की है। उस शाखा में मुझे मेरे पिताजी ने मना नहीं किया कि तुम शाखा ज्वाइन मत करो। उन्होंने बोला तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि तुम जहाँ जा रहे हो वो गलत है। और हम्म। वो चीज मुझे खुद ही रियलाइज हुई, बहुत बचपन में ही समझ में आ गया। लाइक ऐसा क्या रियलाइज हुआ? अब जैसे शाखा मेरा ज्वाइन करने का मेन मकसद ये था, क्योंकि अब पहाड़ों में ग्राउंड्स नहीं होते ज्यादा। हम्म। तो अब एक ही ग्राउंड था और वहां पे अब शाखा वालों ने वो कर लिया। तो शाम को जब हमारे बच्चों का खेलने का टाइम होता था, उस टाइम पे शाखा लगती थी। तो अब जब शाखा के मेंबर नहीं, और हम जब दूर से देखते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, यार खो खो खेल रहे हैं, ये सब कर रहे थे, हैव अ कल्ट।
सो वो JGD बोल रहे हैं, जय गुरुदेव बोल रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो इट्स अ कल्ट, यू वांट टू फॉलो अ कल्ट। सो आपका ग्राउंड ले लिया गया है, तो अब आप खेलोगे कहाँ? आप फुटबॉल खेलते थे उस ग्राउंड में, अब वहां पे नए नए चीजों में बच्चे बड़े खुश हैं, तो हमें भी तो वही करना पड़ेगा जो बच्चे कर रहे हैं। तो आई जॉइन शाखा और ये सारी चीजें। तो उत्तराखंड में क्या होता है कि खिचड़ी बहुत पॉपुलर है, तो खिचड़ी जो गंगा स्नान होता है, सो गंगा स्नान के टाइम पे खिचड़ी बनती है और अलग अलग घरों से चावल, दाल और अचार लिया जाता है, सब घरों से लिया जाता है। तो मैं भी अपने घर से लेके गया और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तुम्हारे जरूरत नहीं है, हमारा हो गया पूरा। उन्होंने सीधे मना नहीं किया कि तुम्हारा नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा पूरा हो गया। मैंने, यार मैं तो इतने बढ़िया बासमती चावल लेके आया हूँ, इतनी बढ़िया दाल लेके आया हूँ, और तुम तब भी नहीं ले रहे हो उसको। तो तब मुझे, अब मुझे बाद में जब रियलाइज हुआ बाकी लोग अभी भी ले रहे हैं और मेरे पे खत्म हो गया, तब मुझे समझ में आया कि शायद इनको मुझसे कोई दिक्कत है। शायद तब मैंने सोचना शुरू किया कि ये शाकाहारी लोग कभी मेरे घर क्यों नहीं आते। तो कहीं ना कहीं मेरा वो खत्म हो गया कि चलो ठीक है। उसके चक्कर में मैंने फुटबॉल छोड़ के बास्केटबॉल खेलना शुरू किया, क्योंकि फिर मैं स्कूल में ही जाके, क्योंकि उस तुम्हें मन करता फुटबॉल खेलने का, लेकिन फुटबॉल का ग्राउंड कैप्चर हो चुका है, तो अब वहां पे कुछ और ही होता है, तो अब नहीं, आपके पास वो स्पोर्ट ही नहीं बचा। वहां पे भी आपको मन नहीं कर रहा वो खो खो खेलने का, अब वहां पे ज्यादा गेम्स है ही नहीं, क्रिकेट का मुझे शौक है नहीं, तो मुझे कभी भी ऐसा मन नहीं किया कि चलो भाई क्रिकेट खेल लेते हैं। तो मुझे लगा कि यार ये बढ़िया लगता है, अब मैंने कुछ कभी खेला नहीं था, बट मैंने खेलना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे लोग भी आना शुरू हो गए, फिर बास्केटबॉल, आज तक मैं बास्केटबॉल ही ज्यादा अच्छा खेलता हूँ, किसी और स्पोर्ट्स। थोड़ा आर्ट की तरफ आप कैसे गए, वो थोड़ा वो बताने। आर्ट तो जैसे मैंने बताया कि मैं बचपन से करता रहा हूँ, मतलब वो मैंने स्क्रैप बुक्स जिस तरीके की मैं बनाते रहता था। फिर जब मैं निफ्ट में गया, निफ्ट बॉम्बे में, एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन तो इंजीनियरिंग की चल रही थी। अच्छा। So, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके मैं इंजीनियर बनना चाहता था और ये सारी चीजें, बट फॉर सम रीजन मतलब 11th 12th मेरे को ये रियलाइज हो गया था, एक चीज मेरे साथ दिक्कत ये है इस पढ़ाई में, कि मैं जिस चीज को इमेजिन नहीं कर पाता हूँ वो चीज मैं याद नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे फिजिक्स में भी तब तक मजा आता था जब तक मैकेनिक्स थी, जब तक मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि एक गोले को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे फेंका गया है, उसमें एक वेज है जो 60 डिग्री का है, तो वो उस पर किस तरीके से उसका मोशन रहेगा वो मैं इमेजिन कर पाता हूँ। थोड़ी बहुत मैं थर्मोडायनामिक्स इमेजिन कर पाता हूँ, लेकिन मैं वो सारी चीजें जब वो फॉर्मूलाज में आ जाते थे तो मैं वो समझ नहीं पाता था कि वो इमेजिनेशन फॉर्मूलाज में कैसे कन्वर्ट हो रही है। तो शायद वो दिक्कत मेरे साथ लैंग्वेज में भी है, तो मैं, बिकॉज आई एम अ विजुअल काइंड ऑफ पर्सन, तो मेरे को लिखने में ज्यादा दिक्कत होती है rather देन उसको विजुअली इमेजिन करने में। तो ये इमेजिनेशन, मेरे को मजा आता था फिजिक्स में, लेकिन somehow I was not able to perform that well, क्योंकि मैं उस डेरिवेशन के टाइम पे मैं फंस जाता था, और उसमें भी जब मैं बेसिक समझता था तो मेरे साथ ये दिक्कत हो जाती थी कि अब मैं कोई फॉर्मूला भूल गया हूँ, बट मैं उसको बेसिक के न्यूटन के सेकंड लॉ से उसको जो फॉर्मूलेस को याद करके मैं उसको डिराइव कर सकता हूँ, मुझे वो भी डिराइव करना पड़ेगा। तो मेरा जो एक पेज का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरा 3 पेज 4 पेज में हो रहा है, क्योंकि मैं बाकी के फॉर्मूले भूल गया हूँ, तो मैं बेसिक से उनको डिराइव करता फिर रहा हूँ, तो उससे मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है पेपर में। इस तरीके से केमिस्ट्री, एक टाइम पे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थी, मैं उसको समझना, मतलब वो हो चुका था, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स कैसे इधर से उधर जा रहे हैं, या फिर वो जो आप इलेक्ट्रॉन का जो सर्किल बोल रहे हो, न्यूक्लियस जो घूम रहा है, मैं थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं उसको सही से नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं मोलैरिटी मोलैलिटी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये क्यों हम 6.023 इंटू 10 to the power 23 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों है ये मेरे दिमाग में ये नंबर, मुझे आज तक नहीं पता। बट ये वैल्यू को मैं समझ ही नहीं पा रहा था उस समय पे, लेकिन मैं कोशिश करता था इमेजिन, जहां तक मैं इमेजिन कर पाता था वहां तक मैं इमेजिन करता था। कैलकुलस में काफी इमेजिन कर पाता था, तो मैं कैलकुलस में अच्छा था। तो इस तरीके से मेरे साथ हो रहा था, एंड देन मुझे ये समझ में आया कि यार अगर यही चलता रहा तो मेरी इमेजिनेशन किल हो जाएगी, कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और तब मेरी एक ये 12th के टाइम पे मैंने अपना 12th कानपुर से किया है। सो कानपुर मेरे लिए सबसे बड़ा शहर था उस टाइम पे, मेरे लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी वो थी, वहीं पर मॉल था, पहली बार मैकडॉनल्ड्स वहीं पर गया हूँ मैं। सो मुझे कानपुर में मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि यार एक निफ्ट का एग्जाम होता है, तू ड्रॉ भी करता है और ऐसे ऐसे करके तू दे के देख। और ऑल्दो मेरा कोई फैशन से ज्यादा ताल्लुक नहीं था, बट मेरे को कपड़े का बड़ा शौक था कि कपड़ा छू के देखना, या ये किसमें कॉटन है या पॉलिस्टर है, चाहे मैं झूठी मतलब गलत ही सोचता हूँ उसके बारे में। बाद में मेरे को पता चला कि ये टच से बहुत सारी चीजें जो है मैं गलत तरीके से सोचता था, उसका टेस्ट कोई और होता है, बट मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था। और
फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एग्जाम दे के देखते हैं कि ये कैसा एग्जाम होता है। मेरे को मेरे दोस्त ने बोला क्रिएटिव एग्जाम होता है और ऐसा ऐसा करते हैं, और उसमें मेरी डबल डिजिट में रैंक आई। तो मुझे लगा यार ये लोग वैल्यू कर रहे हैं, मतलब शायद मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। शायद एग्जाम को देके, बिकॉज तुम्हारी और जगह तुम्हारी ऐसी डिजिट में रैंक आ रही है जितने लोगों की सैलरी होती है, और यहाँ पे तुम्हारी ऐसी रैंक आ रही है कि जो डबल डिजिट में, तो तुम्हें लग रहा है कि और यार यही ये लोग इज्जत कर रहे हैं तुम्हारी। तो तब मैं उस हिसाब से मैं गया। और जब मैं निफ्ट में गया तो मेरे लिए सबसे बढ़िया हुआ कि एक्सपोजर हुआ कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजें सीख के आए थे, बहुत कुछ पता था उनको। तो मुझे अम, वो इंक्वायरी, वो क्यूरियोसिटी होने लग गई कि ये क्या है, क्या चीजें नहीं है। सो आई वाज, मतलब आई यूज्ड टू लाइक clothes. I used to like apparel design. I used to like apparel fashion technology, how things are made, how a sewing machine works. Sewing machine खराब हो जाए तो उसको सही कैसे करना है, ये भी मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। स्कर्टें मैंने बहुत बनाई, मैं अपने खुद की टी शर्ट बना के घूमता था, और 70s के टाइप की छोटी टी शर्ट बना के घूमता था, उसमें खुद ही एम्ब्रॉयडरी करता था। रैंडमली अपनी पैंट में कुछ कुछ एम्ब्रॉयडरी करने लग जाऊंगा। सो आई यूज्ड टू लाइक, आई हैड एंजॉयड लाइक as much as I enjoyed that physics, क्योंकि मैं उसको इमेजिन कर पा रहा था, I was able to enjoy fashion also. And then उसके बाद, and then वो also, it was also a time for me to get introduced to artists, कि art कैसे होती है, how it is as profession. उससे पहले मेरे लिए art was only बाबा साहेब के पोस्टर्स और ये सारी चीजें, मुझे नहीं पता राजा रवि वर्मा कौन है। पिकासो का नाम सुना था, बट पेंटिंग को रिकॉग्नाइज करना, उसके जॉनरे को रिकॉग्नाइज करना, ये सारी चीजें मुझे नहीं पता थी। बट मुझे समझने कब होता, मतलब मेरे को हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है। तो मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखता था, बहुत आर्ट लाइब्रेरी में बहुत टाइम स्पेंड करता था, नए नए मूवमेंट्स, कौन सा मूवमेंट क्यों है। और मैं मूवमेंट से बहुत इंस्पायर भी होता था, आज भी होता हूँ। मतलब मुझे आर्ट मूवमेंट बहुत इंस्पायर करते हैं आज तक। मिनिमलिज्म का, सरेलिज्म का वो ट्रेस आज तक मेरे अंदर है कहीं ना कहीं, मैं उसको उसी तरीके से सोचता हूँ या उसको प्रैक्टिस करता हूँ। बट उस स्टेप बाय स्टेप आई वाज एबल टू गेट एक्सेस टू दीज लाइब्रेरीज, एक्सेस टू दीज प्लेसेस वेयर आई कैन लर्न फ्रॉम द मास्टर्स, जिनको मास्टर्स बोलते हैं। तो वहां से मैंने अपना वो करना शुरू किया। मैं ऐसी फैमिली से नहीं आया था जिनको पहले से पता हो कि बड़े आर्टिस्ट कौन होते हैं। तो मेरे लिए शायद वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग पूरा सफर था, टू मतलब टू एक्सप्लोर इम्प्रेशनिज्म, मतलब ऑन योर ओन इज समथिंग। का माइंड एकदम से ब्लास्ट हो जाता है कि अरे ये मैंने क्या देख लिया, पढ़ लिया, और ये मैं कैसे खुद से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। सो ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो इन कॉलेजेस ने सबसे अच्छी चीज ये प्रोवाइड की कि लाइब्रेरीज प्रोवाइड की, जिनमें आर्ट का और इन सब का बहुत ज्यादा अच्छा वो था। आई एम नॉट फैन ऑफ एनआईडी और एनआईएफटी, बिकॉज इन द एंड उनकी जो प्रोसेस ऑफ टीचिंग है वो बहुत ब्राह्मणिकल है। बट एटलीस्ट इफ यू हैव an interest, you can go to their libraries, which are little liberal or progressive in that sense that you can, if you want to know the politics behind punk, you will be able to. So वो एक्सेस है वहां पे। अब वो आपके ऊपर है कि आप सिर्फ पंक को देख के सिर्फ फटी हुई जीन्स देखते हो, या उसमें कोई मूवमेंट भी देखते हो कि वो कहाँ से आया होगा, क्यों ऐसा होता है। या हिप्पी मूवमेंट में वो सिर्फ क्राफ्ट्स वाले बैग्स और ये सब चीजें देखते हो, या उसकी कोई पॉलिटिक्स भी समझ में आती है आपको, कोई वॉर से रिलेटेड या किसी भी मूवमेंट से रिलेटेड। तो समहाउ आई थिंक वहां से ग्रेजुअली मेरा, पहले मैं ज्यादा प्रैक्टिस करता था, उसके बाद मैंने ज्यादा पढ़ना शुरू किया, उसके बाद मेरी प्रैक्टिस काफी रही। फॉर सम रीजन आई हैव ऑलवेज बीन वेरी हार्ड वर्किंग व्हेन इट कम्स टू ड्रॉ। सो आई टेक टाइम, आई डू थिंग्स, आई विल मेक टाइम इवन इफ आई डू नॉट हैव टाइम, and I will draw even if I have an assignment, but I want to draw, I will draw and I'll do the assignment later. And ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से मेरे मार्क्स सफर नहीं हुए, मेरे मार्क्स भी सफर हुए, but I've always loved to draw. So I've always kept myself aware of how things goes। और ऐसा आज के टाइम पे तो I do not see masters और आर्टिस्ट। अब मैं दूसरे मीडियम्स में ढूंढने की कोशिश करता हूँ, म्यूजिक में, लिटरेचर में, और उन सब जगहों से इंस्पिरेशन। सो समहाउ ग्रेजुअली वो रहा है। बट बचपन से आई हैव बीन ड्राइंग लाइक मोस्ट ऑफ द किड्स हु ड्रॉ स्क्रिबल्स। किसी ने रोका नहीं तो मैंने शायद कभी ड्राइंग करनी रोकी। तो इस तरीके से ठीक है। तो इसमें मतलब आपने जब स्टार्ट किया ये सब, तो इसमें एक तरीके से मूवमेंट कैसे जुड़ा? मूवमेंट जुड़ा मेरा हजारों किलोमीटर दूर से। मैं एक्चुअली, ऑल्दो मैं एक अम्बेडकराइट फैमिली में जरूर पैदा हुआ था, लेकिन आई ऑलवेज हैड एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स about where I have
वेयर आई वाज बोर्न। हम्म। और एक राइट। मैंने बहुत ही गलत चीज अपने पापा और दादा को बोली थी, जो आज तक, मतलब दादा तो मेरे अब नहीं रहे, बट उन्होंने एंड टाइम तक वो चीज याद रखी है। और और वो ये है कि मैंने उन लोगों को बोला था, अगर मैं इस परिवार में पैदा नहीं होता, इस जाति में पैदा नहीं होता, तो आई वुड हैव हैड डन मच मोर बेटर। और और क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे को फील भी होता था। मैं आपको मतलब, जब आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो तभी से आपको मतलब ये समझ में आ जाए कि बच्चे बात करते हैं कि आपका सरनेम क्या है। आप फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे बात करते हैं आपका सरनेम क्या है, हम्म। आप कौन सी कम्युनिटी से हो, तो आपको बच्चे बुलाना बंद कर। मैंने कभी अपने किसी दोस्त को अपने घर पे नहीं बुलाया, क्योंकि मेरे घर पे हमेशा से ही अम्बेडकर और हम्म। बुद्धा की एकदम ओपन आइकॉनोग्राफी रहती थी। तो मैं दिल्ली में जब मेरे पेरेंट्स रहते थे तब मैं निफ्ट में पढ़ता था, और एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में घर था मेरा। मैं कभी अपने किसी दोस्त को अपने घर पे नहीं लेके आया, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से आता हूँ। फिर वो मेरे को जज करेंगे। फिर वो मेरे को पहले भाव बहुत मिलता था मेरे को कहीं पे, मतलब ऐसा कि हाँ इसको ज्यादा आता है, और ऐसे करके हीरो बनने वाले लोग, जिनको अनुराग माइनस वर्मा लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, ये गिटार बजाने वाले जो बच्चे होते हैं, तो उस तरह का ही बच्चा था मैं कि बट मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी एक्सेप्टेंस नहीं होगी अगर ये चीज पता चलेगी तो। सो कहीं ना कहीं मैं उस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जीने की वजह से मैं कभी बताता नहीं था कि मैं किस जाति से हूँ, और ये सारी चीजें मुझे लगता था कि मेरी फिर जब आप कॉलेज में जाते हो, आपको एस्थेटिक्स पढ़ाते हैं, रसा भावा सारे के सारे एस्थेटिक्स आपके कृष्ण की भक्ति में है, विष्णु की हम्म। भक्ति में है, तो आपको लगता है कि आपका कुछ है ही नहीं, हम्म। आपके लोगों की कोई स्टोरी नहीं है, तो कोई फायदा ही नहीं है। आप देखते हो कॉलेज में जाते हो, सब महाभारत पे, रामायण पे, इन सब इंस्पिरेशन लेके वो स्पेसशिप बना रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। आपको लगता है आप हेरिटेज वाइज, कल्चरली और इन सब से आप ऑर्फन हो, आपके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, आपके पास कोई कल्चर ही नहीं है। तो आप, स्पेशली अगर आप आर्टिस्ट हो, आपके पास इंस्पिरेशन ही नहीं है इन सब चीजों से। तो मैंने इसको अपने सब्जेक्ट्स बनाना शुरू किया जब मैं मिलान पढ़ने के लिए गया था। मैं एनआईडी में पढ़ता था, तो मैं एक सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम पे मिलान पढ़ने गया। वहाँ पे एक कॉलेज था, ईएड, इंस्टीट्यूट यूरोपी दी डिजाइन। और वहाँ पे एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज स्टूडेंट की तरह जब मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पे मेरा एक सब्जेक्ट था आर्ट सेमियोटिक्स। सो उसकी जो टीचर थी, शी एक्चुअली पुश्ड मी टुवर्ड्स exploring my own stories when she gave me these stories of Roma people, people from black community in America, people uh, from Palestine, और so इन सब की जब स्टोरीज मेरे को मिली, तब मुझे ये समझ में आया कि नहीं यार, मेरे पास भी स्टोरीज हैं, देयर आर अदर ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड। तो मुझे समझ में आया कि हम एक सॉलिडारिटी बना सकते हैं इन ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज की। मैं उन लोगों से बात कर पाया, अपनी फैकल्टी से आराम से बात कर पाया, तो मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि हाँ, मतलब देयर इज समथिंग इन माई, देयर आर मेनी स्टोरीज इन माई कम्युनिटी विच कैन ऑल्सो बी स्टोरी ऑफ इंडिया। इंडिया की स्टोरी सिर्फ माथे पे बिंदी और मूछ नहीं है, देर आर मेनी हम्म। अदर स्टोरीज, देर आर मेनी ये अदर यूनिकनेस इमेजरीज। आई फिर। हाँ। हम्म। सो मैंने अपने पहले डॉक्टर अंबेडकर को जब इलस्ट्रेट किया था, वो मिलान में किया था, इटली में। और उसके बाद से फिर मैं करते ही जा रहा हूँ। उसके बाद से मुझे वो झिझक खत्म हो गई, वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया। शायद वो एक बनाने की देरी थी कि मैंने जिस दिन वो बना लिया, उस दिन मुझे वो, मैं फ्री हो गया उस टाइम से, कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं क्या हूँ। और नाउ हम्म। आई नो दैट देयर आर सो मेनी, दिस इज सच अ स्मॉल लाइफ टू टेल सो मेनी स्टोरीज दैट आर देयर। जिस आइडेंटिटी को आप छुपा रहे थे आज उस पे काम कर रहे हाँ। हैं। तो जब आपने पहली बार किया था तो आपको लगा होगा कि एक्सेप्टेंस या कुछ ऐसा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे फ्री फील हुआ था पहली बार। और उससे पहले मैंने, टू बी ऑनेस्ट, मतलब आप जब छोटे होते हो ना, तब आप डॉक्टर अंबेडकर को समझ नहीं पाते, राइट। बिकॉज वो लैंग्वेज बच्चों के लिए नहीं है। हम्म। हम कहीं ना कहीं अपने यंग लोगों को शायद गलत शुरुआत देते हैं इसको पढ़ने की। वो टू बी ऑनेस्ट बोरिंग हो जाता है हम्म। उन बच्चों के लिए, शायद वो नहीं। अगर हम सुमित समोस या किसी और की किताब से अगर हम शुरुआत कराएं बच्चों की, जो उनके कंटेम्प्रेरी टाइम में, उनकी जनरेशन से आते हैं, जब उनके पास उनकी वो आएगा, तब शायद वो बाबा साहेब को समझने के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। मैं अब डॉक्टर अंबेडकर को, फुले को बेटर समझ पाता हूँ पहले से। पहले मुझे हम्म। ऐसा लगता था कि शायद थोड़ा सा फोर्स्ड है, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ना उस चीज को, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज को। उनकी राइटिंग बहुत ही एकेडमिक है उस तरीके से। राइट। अब बच्चे को, अगर बच्चा एकेडमिक है उस तरीके से, तो शायद उसको वो करे, बट शायद वो ही ना कर पाए। तो मुझे लगा कि शायद वो नहीं कर पाता है। और शायद मैं वहां पे एक
एजेंट की तरह काम कर सकता हूँ, जो उसको थोड़ा ल्यूक्रेटिव बना सकता है, हम्म जो उसको थोड़ा बेटर इमेजरी दे सकता है, या फिर ऐसा करके थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकता है। मे बी दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इट्स टू मच टू आस्क फ्रॉम पीपल कि तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वैसे ही वो चीज करनी पड़ेगी। चीजें बदलती हैं, समय बदलता है, विचार चाहे वैसे ही रहें, बट उन विचारों को पेश करने का तरीका भी बदलने की कोशिश है, हम्म उसको मतलब वैसे होना चाहिए तो बेटर रहेगा, रेलेवेंसी रहेगी शायद। राइट। आ, मेरा एक और सवाल था आपसे इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। अगर हम दलित कम्युनिटी से आते हैं, क्योंकि अगर हम दलित कम्युनिटी से आते हैं तो हमारी लैंग्वेज वही रहेगी, रूरल एरिया वाली, है ना? तो उसमें इंग्लिश का कितना रोल रहेगा हमारे डेवलपमेंट में आगे जाके? बहुत क्योंकि ज्यादा। देखिए, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, सच बात यही है। हम्म मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने सारे ग्रांट्स या अपने सारे जो इंटेंट लेटर्स हैं, एसओपीज है, सब कुछ अंग्रेजी में ही लिखता हूँ। हम्म और मैं आज अगर इतना ज्यादा एक्सेप्टेड हूँ बाय लॉट ऑफ पीपल इज बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज दैट आई स्पीक इन। हम्म एंड नॉट जस्ट इंग्लिश, अगर मैं हिंदी को भी अलग तरीके से बोलूंगा तो मेरे को एक्सेप्टेंस उस तरीके की नहीं मिलेगा। अगर मैं किसी एसओपी को हिंदी में भी लिखना चाह रहा हूँ तो उसमें भी आपकी हिंदी एकदम सही होनी चाहिए। हम्म सो और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लैंग्वेज, हम सारे बच्चों की लैंग्वेज सुधारने में पूरा परिवार लगा है। या सो मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरे पापा जो हैं, पापा तो मेरे वैसे ही क्या कर रहा है, जा रहा है, या मतलब वो जिस तरीके से बोलते वैसे ही बोलते थे। बट उन्होंने कभी अपने बच्चों के सामने हमेशा उन्होंने हिंदी में बात की है कि ये बच्चे जो हैं गलत तरीके से लैंग्वेज ना बोलना शुरू कर दें। तो वो उन लोगों के लिए भी स्ट्रगल था। मेरी माँ को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, बट वो फिर भी पढ़ती थी, समझती थी, ताकि वो हमसे अंग्रेजी में बात कर पाए। मेरे पापा और मम्मी आज तक, मतलब मम्मी तो बोल ही नहीं पाते इंग्लिश, बट पापा आज भी ग्रामर में पूरा हैज हैव हैड को गलत बोलते हैं। लेकिन मुझे याद है बचपन से वो कोशिश करते थे, गलत लैंग्वेज में ही कोशिश करते थे, लेकिन हमसे अंग्रेजी में बात करेंगे। तो मुझे याद है कि 5th स्टैंडर्ड में हमने उनकी गलतियां निकालनी शुरू कर दी थी कि यहाँ हैव बोल रहे हो आप, यहाँ हैड आएगा, और ऐसा ऐसा करके। लेकिन समहाउ वो पूरा परिवार लग गया था कि हम अपनी लैंग्वेजेस जो है वो कहने को यार अच्छी बात है कि तुम गांव की लैंग्वेज, तुम्हारे संस्कार, ये वो, बट वो कहीं नहीं लेके जाता तुमको। एंड हम्म कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ग्लोबल सिटीजन हो, दुनिया उस तरफ जा रही है। हम्म आप कहीं पे भी जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे अकाउंटेंट हो और आप रेलेवेंट नहीं हो इंडिया के लिए, आप कहीं जॉर्डन में रहने के लिए रेलेवेंट हो, या यूएस में रेलेवेंट हो, या यूरोप में रेलेवेंट हो, आपको इंडियन इंग्लिश आने की जरूरत पड़ेगी। इवन आपको अगर सरकारी नौकरी करनी है आज के टाइम पे, आप कौन सी नौकरी कर सकते हो जिसमें आपको अंग्रेजी ना आती है? सही बात। तो आपको आप ये तो मुझे लगता है कि ये तो लोग, अब जो लोग बोलते हैं कि आपको अपनी रीजनल लैंग्वेजेस पढ़नी चाहिए, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अंग्रेजी मीडियम स्कूलों या में। तो वो क्यों अपने वो तो बच्चों को इंडिया पढ़ा में रहे नहीं हैं? पढ़ाते। हाँ, तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं इसमें संस्कार दे रहे हो, या फिर राइट। संस्कृत पढ़ा रहे हो, ये सारी चीजें? आप अपने बच्चों को तो अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, तो हमें भी ये चीज समझने की जरूरत है। हमारे भी लोग इसमें कभी कभार ऐसे घुस जाते हैं कि नहीं नहीं, ये हम हाँ, अपने कल्चर को बचाना होगा, लैंग्वेज को। ब्राह्मणाइजेशन हर हाँ, जगह आपको मौजूद है। नहीं, तो तुम्हारी बाबा साहेब ने हमें इसलिए फ्री किया ना ताकि हम कुछ भी कर पाए। या हमारी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं नहीं पढ़ूंगा रीजनल लैंग्वेज, मेरी मर्जी, मेरे को नहीं आता, मुझे तुम नहीं इंफीरियर फील करा सकते हो कि मुझे अपने गांव की लैंग्वेज नहीं आती। उसमें बहुत पेन लगा है मेरे पेरेंट्स को कि मेरे को वो गांव की लैंग्वेज क्यों नहीं आती है। सबसे आसान मेरे लिए वही था, टू लर्न दैट लैंग्वेज। मैं वो ना सीख पाऊं, इसके पीछे बहुत पेन लिया है मेरे माँ बाप ने, मेरे दादा दादी ने। वो क्यों रैंडमली सीख रहे हैं ना हिंदी सही से बोलना। और हिंदी में भी यही था कि हिंदी में भी तुम रैंडमली नहीं लिख सकते, हिंदी में तुम ग्रामर नहीं खराब कर सकते। इफ यू राइटिंग इन हिंदी यू हैव टू राइट गुड इन हिंदी। सो वो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आज के टाइम पे मीडियोकर लोग कहीं पे भी पहुंच सकते हैं जस्ट बिकॉज उनके पास लैंग्वेज सही होती है। आप मेन स्ट्रीम में देखो, मैक्सिमम लोग मीडियोकर है, बट वो सिर्फ इसलिए है वहां पे क्योंकि उनकी लैंग्वेज में पकड़ है। वो हम्म जिस भी लैंग्वेज में, चाहे वो तमिल हो, मलयालम हो, बंगाली हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बट उनकी उस रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस की भी कास्ट होती है। राइट। सिर्फ हिंदी नहीं बोली जाती है यहाँ पे, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। सिर्फ हिंदी क्यों रूल करती है उसका भी एक रीजन है। उसको जोड़ा गया है हिंदी से। हाँ, उसका भी एक रीजन है क्यों कौन लोग बोलते थे हिंदी। राइट। बट अगर हम वही है ना, लेकिन हम ये नहीं छोड़ सकते कि नहीं अब हम तो अपनी रीजनल लैंग्वेज पे काम करेंगे। फिर आप कहाँ से उसको वो कमाओगे? इन दी एंड आपको भी तो प्रोग्रेस करना है ना, आपको अपनी फैमिली को भी पेट पालना है।
सो आप भी उस तरीके से सोचोगे। राइट। डीकॉलोनाइज करने की भाई सारी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी ना है। डीकॉलोनाइज करने की जिम्मेदारी तो उन अकेडमिशियंस की भी है जो अपने बच्चों को इन बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, उन पॉलिटिशियंस को भी जो बात तो करते हैं डीकॉलोनाइज करने की, लेकिन अपने बच्चों को डीकॉलोनाइज नहीं कर रहे। राइट। सर मेरा अब ज्यादा सवाल नहीं है, बस आर्ट ना थोड़ा एक्सपेंसिव माना जाता है। हम्म। अगर ऐसे में कोई नॉर्मल दलित कम्युनिटी का व्यक्ति आपसे इंस्पायर होके लड़का या लड़की आर्टिस्टिक फील्ड में अपना फ्यूचर देखता है या देखती है, तो उसके लिए आपकी क्या सजेशंस रहेंगे? आई थिंक मेरे हिसाब से तो ऑनेस्टी विद योर सेल्फ सबसे बड़ा वो होता है आर्ट के साथ। मतलब आप को कहीं ना कहीं ये चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इट इज अ रिस्की थिंग टू बी ऑनेस्ट। बट कोई, अब जैसे मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की तरह प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ये एक थोड़ी सी रिस्की चीज है। अदरवाइज मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि बहुत स्कोप है, स्पेशली हमारी स्टोरीज में बहुत स्कोप है। 70 साल से इन लोगों ने अभी तक एक बहुत ही अजीब सा देश प्रस्तुत किया है पूरी दुनिया के सामने। वही जो मैंने बिंदी मूछ वाला जो देश बताया, दिवाली दशहरा वाला जो देश है जो सिर्फ होली मनाता है, इसके अलावा बहुत सारी स्टोरी 70 साल में लोग जो है पक चुके हैं ये इंडिया देखने के लिए। हम बहुत बात करते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, पूरी दुनिया में सबअर्टन स्टडीज हो रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे जो बच्चे इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर वो इस कम्युनिटी के आजू बाजू में, चाहे वो इकोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हो, चाहे वो आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के ऊपर काम कर रहे हो, साइंस में काम कर रहे हो, अगर आप सबअर्टन को लेके अगर आप उसको काम करते हो, उसका बहुत स्कोप। और अगर आप उस स्कोप को समझो कि आप उस देखिए, आप सिर्फ मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए चीजें मत करो, आप उस ऑक्यूपेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी चीजें करने की जरूरत है। आपको डॉक्टर अंबेडकर से ये सीखने की जरूरत है, इफ ही वाज एन इकोनॉमिस्ट, ही वाज अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट। If he was a lawyer, he was a very good lawyer also. Right. So you have to be that very good at your profession as well. Yeah. So अगर आप अच्छा अकाउंटेंट हैं या फिर आप अच्छा आर्टिस्ट है, तो आप सिर्फ अपनी कम्युनिटी के अच्छा अकाउंटेंट या अपनी कम्युनिटी के अच्छा आर्टिस्ट ना बने। आप ओवरऑल एक अच्छे अपने प्रोफेशन में बनने की, वो अगर आपके पास वो थॉट है कि आप एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहते हैं एंड उसके थ्रू आप इस जर्नी को लेके जाएंगे, उसके थ्रू आप मूवमेंट को लेके जाएंगे, तब मुझे लगता है आप एक ज्यादा पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं। क्योंकि आपके कॉम्प्रोमाइजेस कम हो जाएंगे आपके खुद के साथ। आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं कम्युनिटी के लिए करना चाह रहा हूं, और आप कम्युनिटी के लिए जब आप काम करेंगे, आप कम्युनिटी को दुख दोगे। आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, आपको समझ में आएगा देयर आर प्रॉब्लम्स इन योर कम्युनिटीज एंड यू विल क्वेश्चन दोस प्रॉब्लम्स। एंड वो होना जरूर, अगर आप सिर्फ कम्युनिटी की वजह से कर रहे हो तो आप वो क्वेश्चन ही करना बंद कर दोगे। आप सिर्फ वो अच्छी अच्छी चीजें करोगे जिससे सब लोगों को सिर्फ गुड फील हो। सवाल खड़ा करना हाँ, जरूरी है। जब आप अपने प्रोफेशन में अव्वल हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि यार ये चीज इसलिए गलत है भाई, तो आपको ये चीज इसलिए समझने की जरूरत। तो आई थिंक तो वो एप्टीट्यूड हमें अपनी कम्युनिटी में बनाने की जरूरत है, अपने यंग लोगों में बनाने की जरूरत है कि अगर तुम साइंसदार बनना चाहते हो तो तुम बेस्ट ऑफ साइंसदार बनो। बाबा साहेब से ये चीज सीखो कि वो जहां पे थे वो उसका बेस्ट वर्जन निकल के आते हैं। अनअपॉलोज, उन्होंने कितना क्रिटिसाइज किया अपने खुद के समाज को, राइट। तो आप उनको गलत बोल दोगे या फिर इस तरीके से। एंड मैं तो बल्कि बोलता हूँ कि अब हमें वी शुड, मतलब ये शायद कंट्रोवर्शियल हो जाए, कुछ हो जाए, बट हमें बाबा साहेब को ह्यूमनाइज करने की जरूरत है। हमने उनको डेमीगॉड बना दिया है। जो सेम चीज जो बुद्ध के साथ हुई थी वही चीज अंबेडकर के साथ भी हो रही है। बुद्ध ने बोला भगवान ने भगवान बना दिया उनको। अंबेडकर ने बोला भक्ति नहीं, उनके भक्त बन गए सब। बाबा साहब की फोटो के सामने भी जा रहे हो तो चप्पल उतार के जाओगे। वो भक्ति मत करो, पोस्ट अंबेडकराइट एरा लाने की कोशिश करो, क्रिटिसाइज अंबेडकर एज वेल, तब तो अंबेडकरिज्म आगे बढ़ेगा ना। अदरवाइज तो आप एक धर्म बना दोगे। राइट। क्रिटिसाइज ऑल ऑफ हिज बुक्स। शायद मेरे को एक्सेप्ट करना बंद कर दे, बट 70 साल बीत चुके हैं कुछ किताबों को लिखे हुए, चीजें बदलती हैं आपके पास, और वो खुद भी बदलते हैं। वो खुद कितनी बार बदले हैं। उनके 1935 से लेकर 1956 तक वो उन्होंने कितनी चीजें बदली, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स एक ही चीज जो सेम रहती है लोगों के साथ, वो है चेंज। जैसे आपके अंदर एक चेंज आया था, वो टैटू वाला थोड़ा सा बताएं। कौन सा वाला? हाँ, अब जैसे ये वाला तो खैर वो भी है कि टैटू मैंने शुरुआत में वही एक्सेप्टेंस के ऊपर, तो मैंने एक्सेप्टेंस के लिए कि भाई तुम एक्सेप्ट होना चाहते हो तो तुम अब
ट्रेंडी चीजें करोगे तो मैंने टैटूज कराने शुरू किए, ओम रुद्राय नमः, शिव की आंख, अर्धनारीश्वर और ये सारी चीजें। शायद इस वजह से मैं ज्यादा एक्सेप्टेबल, मुझे लग रहा था कि मैं ज्यादा एक्सेप्टेबल भी होऊंगा और ये सारी चीजें। हम्म और जब तक ये मिलान वाला जो पूरा कुछ ये सब कुछ हुआ था तब तक भर चुका था मेरा हाथ। तो हम्म ऑल्दो उसके बाद मैंने टैटू कराया जो बुद्ध है, और वो लास्ट टैटू फिर मैंने करा कि अब नहीं कराने की जरूरत है, अभी मैं एक और कराऊंगा, लेकिन तो अब मैं ये हम्म सब में कट कराऊंगा एक एक, बट ऐसा कट कराऊंगा कि वो दिखे कि हम्म क्या कट कराएगा। तो एक लाइन जैसे हम कॉपी में काटते हैं ना सीधा करके, तो हम्म वो क्योंकि वो मैंने, और मैं इस बात को, मैं इसको रुद्राय को बुद्धाय नहीं करना चाहता, हम्म क्योंकि मेरा सच रहा है कि मैं वैसा बनने की मैंने कोशिश की है, मैंने कोशिश की तुम्हारे जैसा बनने की, मुझे समझ में आया कि तुम्हारे जैसा बनने का कोई फायदा नहीं है। राइट और तब मुझे समझ में आया कि यार मेरे पास काफी इंस्पायरिंग चीज है, मेरे पास खुद की कम्युनिटी में बहुत स्टोरीज हैं, मेरे खुद के एस्थेटिक्स है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो आज अगर मैं एक मंत्र को काटता हूँ, वो अपने आप में एक एस्थेटिक का पार्ट बनेगा। राइट ट्रू। तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो पहले ओम का टैटू बनवा लेते हैं, फिर उसको कैसे भी करने की कोशिश करते हाँ, हैं, उस पे आप क्रॉस कर सकते हो। हाँ, आप एक्सेप्ट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ आप फसाड बना रखा है आपने अपना, उससे कोई फायदा नहीं, आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा मूवमेंट के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, एंड तब शायद आप कुछ उस तरीके से कर पाए। मेरे आपसे जुड़े सवाल आपसे ही शायद खत्म हो चुके हैं। वैसे समय की हमारे पास सीमा है, लेकिन मेरे आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। कुछ मुद्दों को लेकर मैं आपके व्यूज़ जानना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने फेमिनिज़्म के बारे में बहुत अच्छी बातें बोली थी कि दलित फेमिनिज़्म जो है वो असली फेमिनिज़्म है। तो उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? क्योंकि उसमें देखने को मिला था कि आज जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा है इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा एक तबके की ओर रहा है। उसकी लीडरशिप हमने देखी है कि एक ही जाति से आते हैं। तो एक्चुअल में फेमिनिज़्म तो हम लेकर आए ना भारत में। पहली बात तो दो आदमी लोग जो है फेमिनिज्म के हाँ, बारे में फिर बात भी कर रहे हैं, वो आपने अपना अपना हाँ, बहुत मैं खतरनाक समझता है। हूँ। बट मुझे लगता है कि आदमियों को फेमिनिज्म के बारे में बात करना चाहिए, स्पेशली हाँ, ऑफ द कैमरा। क्योंकि वो जब जब कैमरा बंद हो जाता है तो जो आदमी है वो बहुत बदल जाता है। हाँ, और किस तरीके से आप अपने घर में अपने घर की औरतों के साथ बिहेव करते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जहां तक फेमिनिज्म की बात है, मैं बोलता हूँ मतलब स्पेशली ओरिजिनल फेमिनिज्म है हमारा या नहीं है वो तो चलो ठीक है, बट मुझे सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये लगती है कि अपना फेमिनिज्म बहुत ब्रूटल है। हुँ, तो अगर आप कौशल्या बसंत्री या फिर उर्मिला ताई को पढ़ोगे तो आपको वो ब्रूटल समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारी औरतें जो है वो क्वेश्चन करती हैं पेट्रियार्की, अंडर दी मतलब वो केप ऑफ अम्बेडकराइट, वो सारी चीजें। तो अगर आप दोहरा विशाप पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि किस तरीके से शी इज क्रिटिसाइजिंग नॉट जस्ट हर हस्बैंड बट ऑल्सो हर ब्रदर, हर सन, और उस तरीके से। सो वो सारी चीजें आई थिंक इसलिए वो ज्यादा ब्रूटल है, वो ज्यादा ग्राउंड से आता है। और आई थिंक, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कि देर इज मोर टू बी डिस्कस्ड बाय द मेन ऑफ द हाँ, कम्युनिटी, स्पेशली विदाउट द कैमरा। इसमें क्योंकि मैं कैमरे के सामने हम बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत प्रोग्रेसिव बनने की कोशिश राइट, करते हैं। राइट। कैमरा जब बंद हो जाता है तो हमारे खुद के बॉयज लॉकर रूम है, हम खुद ही उस तरह, आप खुद हुँ, देखिए कि हमारी सारी गालियां जो हैं वो औरतों से ही हाँ, शुरू होती हैं, और हम उसके बारे में कितना सोचते हैं और कितना नहीं सोचते हैं। तो वो रेट्रोस्पेक्शन भी आई थिंक जरूरत है। हाँ, एक्चुअली बात ये है कि मैं भी इस पे बोलना चाहूँगा। हम पुरुष होके नहीं बोल सकते, हम लीडर नहीं बन सकते, पर अगर हम पुरुष हैं, तो हम लड़कों को समझा सकते हैं कि तुम जितने अभी पेट्रियार्की से भरे पड़े हो, उसको थो धीरे-धीरे कम करो। समझाना नहीं है, डंडे मार के सही करने की जरूरत है ये, बिकॉज इट इज वेरी बैड फॉर सोसाइटी, इट इज बैड, वेरी बैड फॉर मूवमेंट, इट इज वेरी बैड फॉर यू एज वेल। या बट मतलब पेट्रियार्की से तुम्हें भी नुकसान होता है यार, मतलब ज्यादा नहीं होता टू बी ऑनेस्ट। तो उस पेट्रियार्की का, अगर एक आदमी को कंफर्टेबल लाइफ चाहिए वो पेट्रियार्कल बन के रहे, हुँ, बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल टू क्वेश्चन योर ओन थॉट, योर ओन एग्जिस्टेंस, योर ओन हाउ यू वर ब्रॉट अप, और ये सारी चीजें। हुँ, सो बट वही है कि आई थिंक वी हैव पास द टाइम वेयर हमें समझाने की जरूरत है, हमें मतलब वी हैव टू से नो टू इवन मीटिंग दोज पीपल हु आर पेट्रियार्कल। दैट्स हुँ, वाई ये क्लोज डोर्स में अगर हम बात करना शुरू करेंगे, बाहर आके कैमरे के सामने तो हम अच्छा बोल सकते हैं, बिल्कुल सारे लोग अच्छा बोल सकते हैं, धूर्त से धूर्त इंसान जो है बहुत अच्छी चीज बोल सकता है। हुँ, बट आपको कन्या काटनी पड़ेंगी उन लोगों से जो हैं उस विचार के, और उस तरीके से आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा हुँ, आदमियों में ही, तभी आई हुँ। थिंक कुछ वो हो पाएगा।
हाँ, हमारे नेता लोग स्टेजेस पे जाके कहते हैं कि महिलाओं को आना चाहिए कार्यक्रमों में, लेकिन उन्हीं की जो वाइफ और बेटी है वो घर पे रहती हैं। हाँ हाँ, वो खुद भी नहीं लाते हैं यार, वो दूर रखा गया है यार। मतलब आप, मतलब अगर कास्ट एक अभिशाप है तो जेंडर भी एक अभिशाप है। राइट। और मर्द होना यहाँ पे मतलब सबका, मतलब वही अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर दी, ईगो, आदमी वाली हम्म। जो ईगो है, उसको गिव अप करने की जरूरत है। वही अगेन हम नहीं बने हैं वो बुद्धिस्ट। जिस तरीके की हम हम्म। बात कर रहे हैं, जिस करुणा की आप बात कर रहे हो, वो आपके अंदर नहीं है। बिल्कुल। आप वो दूसरे जीव में जो करुणा ढूंढने की बात कर रहे हो, आप दूसरे जेंडर में नहीं ढूंढ पा रहे हो, जीव में कहाँ ढूंढोगे? हम्म। मेरा आखिर में बस दो पॉइंट्स हैं। अ, दलित कम्युनिटी के अंदर जो सेल्फ क्रिटिसिज्म की क्षमता है वो इतनी कम क्यों है? हम भक्ति के अंदर जा रहे हैं बहुत ज्यादा। हमें, हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि हमने कुछ चीजों को पत्थर की लकीर मान ली है और उनको वैसे के वैसे ही फॉलो करना चाहते हैं। फॉर सम रीजन, आई डू नॉट नो व्हाट द रीजन इज, कि हम सेल्फ क्रिटिकल नहीं हो पा रहे हैं जिस तरीके से हमें होना चाहिए। हम सेल्फ रिफ्लेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं जिस तरीके से हमें होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमने एक इको चैम्बर बना लिया है, जहाँ पे हम अपने ही वही बातें करते रहते हैं, उन्हीं बातों को दोहराते रहते हैं। सो वही जो मैं बोल रहा हूँ कि वो पोस्ट अम्बेडकराइट एरा कब आएगा? सो हम्म। जब हम एक नया एरा बनाएंगे, हम ये भी नहीं बोलते हैं कि नए अम्बेडकर बन सकते हैं। हमने उतना भी वो लगा दिया है क्योंकि हमने एक डेमी गॉड बना दिया है, और उसी हम्म। तरीके से हमने विचारों को भी स्क्रिप्चर्स की तरह बनाना शुरू कर दिया है। हमारे अंदर वो प्योरिटी आनी शुरू हो गई है, हमारे अंदर वो डिस्क्रिमिनेशन आना शुरू हो गया है। कभी कभार मुझे लगता है कि हमें इस बात को करने की जरूरत है कि दलित अपने आप में कितना कास्टिस्ट है। एक हम्म। चमार अगर भंगी से शादी नहीं कर रहा है, गंजर से शादी नहीं कर रहा है, तो मतलब आप अपने आप में कास्टिस्ट हो ना। आप भी तो अपने आप को किसी से ऊपर मानते हो, को उससे मानते हो। एंड आज के टाइम पे ये भी है कि इस कम्युनिटी ने अम्बेडकर को धोखा दिया, इस कम्युनिटी ने उसको धोखा दिया। जो हम्म। एंसेस्टर्स ने किया, अब हमें उसको आगे निकाल के हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबके अलग अलग ब्लू कलर हैं, और उसको एक ब्लू अम्ब्रेला के अंदर आने की जरूरत है। वी समहाउ हैव टू नॉट जस्ट मेक कॉम्प्रोमाइजेस बट ऑल्सो हैव एम्पैथी फॉर ईच अदर। वो और मिसिंग है। इसी वजह से हम लोगों के अंदर एक तरीके की यूनिटी नहीं बन पाती हाँ, है। हम एम्पैथाइज ही नहीं कर रहे हैं अपने खुद के लोगों के लिए। हम्म। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक पुराने ब्राह्मण को बना रखा है कि ये हमारा दुश्मन है, इसकी ऐसी चोटी होती है, ये ऐसे जनेऊ पहनता है। भाई तुम्हारा जो, पहली बात तो दुश्मन नहीं है, वो कॉम्पिटिटर है, और वो कॉम्पिटिटर बदल चुका है। तुम्हें भी उस तरीके से बदलने की जरूरत है। आप जिसके साथ आप compete कर रहे हो, वो इंसान अब नई चोटी रख रहा है, वो नई जनेऊ पहन रहा है, उसने नया तरीके का जनेऊ धारण कर लिया है, उसने हम्म। नई तरीके की चोटी बना रखी है। तुम्हें उसको फिगर आउट करने की जरूरत है। तुम बस उस ब्राह्मण को गाली दे रहे हो। तुमने वो अम्बेडकराइट जो मूवमेंट है, उसमें जो ब्राह्मणिज्म जो कॉन्सेप्ट की बात है, आप उसके साथ ग्रो ही नहीं कर पा रहे हो। राइट। ब्राह्मणिज्म ग्रो कर रहा है, अलग तरीके का ब्राह्मणिज्म बन रहा है, जिसकी वजह से पायल तड़वी और रोहित वेमुला हो रहे हैं। आपको हम्म। लग रहा है कि अभी भी चोटीधारी प्रीस्ट पंडित वहां मंदिर में बैठा हुआ है। अब मंदिर में बैठा हुआ प्रीस्ट तुम्हारा वो नहीं है, तुम्हें तो जाना भी नहीं है ना, तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें उस मंदिर में राइट। जाना भी नहीं है। तुम्हें उस प्रीस्ट से क्या दिक्कत है? तुम्हें तो दिक्कत उनसे होना चाहिए ना, जो वाइस चांसलर्स हैं, जो पोजीशन ऑफ पावर में बैठे हुए हैं। वो है असली ब्राह्मण जो है। और वो नहीं रखते अब चोटी, वो शिखर उन्होंने काट दी है। उनके शिखर दूसरा, वो आपको समझने की जरूरत है। बट वो आप नहीं समझना चाह रहे हो, आप, क्योंकि आपको अच्छा लगता है एक दुश्मन, जिस तरीके से देश को अच्छा लगता है इंडियन, हम हिंदुस्तानी है। हम्म। और हमारा थॉट वही है कि एक दुश्मन बना लो, ये ऐसा दुश्मन दिखता है। अब उस, तो कभी वो पाकिस्तान हो जाता है, कभी वो ब्राह्मण हो जाता है, हम्म। कभी वो कुछ होता है। हम भी उसी उसमें वेगनेस में जी रहे हैं। राइट। तो जब तक हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे, हमें वो दुश्मनी में नहीं जीना है। हमें सॉलिडारिटी, हमें इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी को समझने की जरूरत है। वो बंधुत्व कहाँ से बनाओगे जब आप अपने हम्म। को ही नहीं बंधु समझ रहे हो? तो आप कहाँ से दूसरों को बंधु समझोगे और कहाँ से नहीं समझोगे? एक स्टेज पे खड़े होके वो बंधुत्व की बात कर रहे हैं वहीं पे वो दूसरे नेता को बोल रहे हैं कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा हाँ। है, अब, भले ही वो अपना क्यों ना हो। हाँ, राइट। तो अभी के लिए मेरे सवाल सर आपसे इतने ही, क्योंकि समय की भी सीमा है। लेकिन मन कर रहा है कि और सवाल पूछूं। बहुत अच्छा लग रहा है बात करने में। तो अभी लास्ट में बस यही रहता है हमारा कि हमारे सवाल खत्म हो गए। आपको अपने मन से कुछ बोलना है तो बोल सकते नहीं यार, मेरे तो, मुझसे तो जो बुलवा लो मैं बोल हैं। दूंगा। बट एटलीस्ट स्पेशली टू द आर्टिस्ट, जो लोग ये फॉलो करना चाहते हैं या कुछ मतलब कम्युनिटी के साथ
के अराउंड कुछ काम करना चाहते हैं, डोंट बी अफ्रेड। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे ग्लोबली स्कोप है ऑप्रेस कम्युनिटीज के ऊपर काम करने का। आप उस कम्युनिटी से आते हो, आप एकेडमिया में, आप हर तरह के प्रोफेशन में एक ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हो, क्योंकि आप उस खुद की उस कम्युनिटी से आते हो और आप अपनी खुद की कम्युनिटी को डॉक्यूमेंट कर सकते हो थ्रू डिफरेंट प्रोफेशंस। सो डोंट बी अफ्रेड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ वर्किंग अराउंड योर ओन कम्युनिटी, क्योंकि स्कोप है। या और तुम मानो ना मानो, बट लोग इस पे पैसा भी बना रहे हैं, अपना इंटेलेक्चुअल औहदा भी बना रहे हैं और अलग अलग तरीके से अपना प्रोफेशनल उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो एज आप भी कर लो, मतलब अब डरो मत कि इसमें वो नहीं है, ये किसी पिछड़े समाज की बात है। ये पूरी दुनिया डॉक्यूमेंट करने में तुली हुई है कि ये जो लोग इतने इतने लंबे सताए हुए हैं, इनका आज क्या हो रहा है। तो वो सारे अलग अलग चीजों, उस पर्सपेक्टिव से सोचना, दलित पर्सपेक्टिव से सोचना, आई थिंक इट इज रियली इन, and it is going to be a subject of study for at least 50 years, for 5 decades in the future. So आप एटलीस्ट एक एक करियर तो निकल सकता है उसमें। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, देयर आर मेनी पीपल डूइंग वर्क अराउंड इट। एंड अपनी लैंग्वेज वैंग्वेज बढ़िया रखिए, मत सुनिए कि भाई गांव में देश बसता है या ये खाना है, जो मन करे वो खाओ, जिस तरीके से रहना है वैसा रहो। बाबा साहेब ने तुम्हें ये आज़ादी इसीलिए दी है। थैंक और यू सो सावित्री मच माई की लाज रखो, अच्छे से पढ़ो। सब लोग राज रखो, अच्छे से पढ़ो। मतलब अगर आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, ट्राई टू बी द बेस्ट इन दैट प्रोफेशन, ट्राई टू नॉट बी द बेस्ट फ्रॉम योर कम्युनिटी, ट्राई टू बी द बेस्ट ऑफ दैट प्रोफेशन। एंड आई थिंक वो बेस्ट होगा आप अपनी कम्युनिटी के लिए जो कर सकते हो उसमें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक तो यू। आप देख रहे थे दी आउटकास्ट इंडिया, मैं हूँ हितेश, मेरे साथ में मेरी टीम में है मुकेश, और आप देख रहे थे सिद्धेश सर को। थैंक यू। बाय बाय।